हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम। आज हम एनसीईआरटी का ओवरव्यू सीरीज़ में ज्योग्राफी को शुरू कर रहे हैं। क्लास 6 का चैप्टर 1 आज ओवरव्यू करेंगे। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको हम ले लिए हैं और इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम प्रश्नोत्तर सीरीज़ में ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज हम कौन सा टॉपिक है, पहला टॉपिक देख लेते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। किन चमकीली वस्तुओं की बात कर रहा है वो? आकाश में जो चमकते वस्तु हैं, तारे हैं, खगोलीय पिंड जो हैं, वो सारे चमकते हैं आकाश में। उसके बीच में एक चंद्रमा भी दिखाई देता है। ठीक है, यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा हर रोज़ चेंज होता है। किसी दिन 2 दिन का चंद्रमा आप देखते हैं, द्वितीया हुआ, गांव देहात में बोलता है, तो उस तरह उस दिन बहुत छोटा सा चंद्रमा दिखाई देता है आपको। एक दिन का तो दिखाई ही नहीं लगभग देता है। तो इस तरह शुरुआत में बहुत छोटा रहता है, उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता है और वो 1 महीने में पूर्ण चंद्रमा का रूप धारण कर लेता है। चलिए पढ़ते हैं कि क्या है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। ठीक है, कौन सी रात होती है वो? पूर्णिमा की रात होती है। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि होता है। 15 दिन बाद क्या होता है? नए चंद्रमा की रात्रि होता है, जिसे क्या कहता है? अमावस्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए 2 टॉपिक क्लियर हो गया, पूर्णिमा और अमावस्या। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर अमावस्या के बारे में? ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। कैसी रात की बात बोल रहा है? अमावस्या के दिन अगर रात में आकाश साफ है तो आप अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं आकाश का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। अब खगोलीय पिंड के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती हैं, उससे क्या कहते हैं? हम खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। क्या होते हैं? कुछ खगोलीय पिंड, सारे नहीं, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं और वो बहुत गर्म होते हैं। ठीक है, ये गैसों से बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा होती है और उसके पास वो अपनी प्रकाश भी होती है। ऊष्मा और प्रकाश दोनों होती है। ठीक है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, ऊष्मा और प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। जिसके पास ऊष्मा और प्रकाश दोनों होता है उसको क्या कहते हैं? हम तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा के निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। किस चीज़ से करते थे? तारों की सहायता से दिशा के निर्धारित करते थे, किस दिशा में हम चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। उत्तर दिशा को कौन सा तारा बताता है? ध्रुव तारा। ठीक है, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ये अपना जगह नहीं बदलता, वो आसमान में हमेशा एक ही जगह में रहता है। और क्या बोल रहा है उसको देखने का तरीका बता रहे हैं, इससे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। किस तरह आपको दिखाया गया होगा, यहाँ पर देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं, समझ जाइएगा तुरंत। सप्तऋषि की सहायता से कैसे दिखाया देख सकते हैं। ये बच्ची देख रही है ध्रुव तारा, देखिए सप्तऋषि का ये सांकेतिक रूप तारा है। उसके सीध में अगर एक काल्पनिक रेखा खींचा जाए तो हम ध्रुव तारे को उत्तर की दिशा में देख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में वो बता रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया, आप देख सकते हैं ध्रुव तारा को देख लिए। चलिए आगे देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। सारे में तो नहीं होता था प्रकाश ऊष्मा, कुछ में नहीं होता है। ठीक है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? तारों के प्रकाश से। ठीक है, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है। ठीक है, यह सॉरी ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइड शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अथवा चारों ओर घूमने वाले। ठीक है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। पृथ्वी अपना प्रकाश और उष्मा किससे प्राप्त करता है? सूर्य से प्राप्त करता है। ठीक है, सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। कौन है? सूर्य पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से
जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती है। कहने का मतलब दूसरे ग्रह से अगर पृथ्वी को भी देखेंगे तो यह भी चमकती हुई ग्रह दिखेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। आसमान में जो विभिन्न प्रकार के समूह आकृति बने होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है? अर्सा बेयर और बिग बेयर के बारे में बोल रहा है। ठीक है, सप्तऋषि बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। ठीक है, सप्तऋषि, सप्त मतलब सात और ऋषि मतलब संत। ठीक है, इसको बहुत आसानी से हम नक्षत्र मंडल में पहचान सकते हैं। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ये किसका भाग है? सप्तऋषि अर्सा मेजर का ही भाग है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कोई खास कुछ नहीं है। और अगला टॉपिक आपका है इसको देख लिए, समझ गए। सांकेतिक तारे की मदद से हम ध्रुव तारे को देख लिए। अगला टॉपिक है सौर मंडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। चलिए सौर मंडल के बारे में जानते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, उससे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। कौन सा बल इसको खिंचाव बल जो है इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। ठीक है, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि सौरमंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का कौन सा स्रोत है? वो सूर्य है। ठीक है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमसे। ठीक है, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर ये अंग्रेजी में याद करने का तरीका दिया है। ठीक है, देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। कैसा रास्ता है जो चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार है। ठीक है, ये कक्षा कहलाते हैं। उसको क्या कहते हैं? दीर्घवृत्ताकार जो रास्ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। ठीक है, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। कौन सा ग्रह सबसे नज़दीक है सूर्य के? बुध। ठीक है, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन का समय लगता है। कितने दिन का समय लगते हैं? 88 दिन का। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। किसको? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किससे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। सिर्फ बस प्रश्न उत्तर सीरीज में इसको हम ऐड कर देंगे, तभी आपको कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम ओवरव्यू लाते हैं पहले कि उसको क्वेश्चन आंसर सीरीज में क्लियर किया जाए। ठीक है, आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस सुन लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। जिसमें डाल दिया उसको बोने ग्रह के श्रेणी में डाल दिया है प्लूटो को। ठीक है, अगस्त 2006 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप क्या बोल रहा है, क्या आप जानते हैं? इसको भी जान लेते हैं थोड़ा। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सोल किसको कहा जाता था? सूर्य देवता को। कहाँ कहा जाता था? रोमन कहानियों में। ठीक है, सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के
परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक रोचक तथ्य यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाते हैं कि चंद्रमा पे सबसे पहला कदम किसने रखा था, या फिर चंद्रमा पे पहली बार जो चढ़ाई किया था वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका डेट भी याद रख लीजिएगा, 20 जुलाई 1969। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हमको लगे इस चैप्टर से मैंने सारे ले लिए हैं, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसको ये 8-10 मिनट का जो वीडियो बनेगा इतना ही सुन लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा कि आपका क्लास चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह हम सारे क्लास का कोशिश करेंगे चैप्टर वाइज पढ़ा के, उसके बाद प्रश्नोत्तर सीरीज में उसको हम जोड़ दें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। क्या बोल रहा है? प्रति सेकेंड, मिनट नहीं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। समझिए कितना समय लगता है, 8 मिनट का समय लगता है। इतना स्पीड से आता है तो भी, क्योंकि कितना दूरी में हमसे वो 15,000 करोड़ किलोमीटर दूर में है, इसीलिए। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। अब अपना प्यारा ग्रह पृथ्वी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह है दूरी के हिसाब से। ठीक है, आकार में यह पाँचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में पाँचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। ठीक है, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चिपटी है। कहाँ चिपटी है? ध्रुवों के पास। ठीक है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। किस कारण से कहा जाता है? ध्रुवों के पास इसका थोड़ा सा चिपटापन है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? भूआब कहते हैं। ठीक है, भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, समझ रहे हैं इसको? वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो नीला ग्रह के नाम से किससे जाना जाता है? हमारी पृथ्वी को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चंद्रमा के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। कितना है? केवल 1/4 है पृथ्वी के व्यास का। ठीक है, यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। जितने भी खगोलीय पिंड अन्य हैं चमकने वाले आकाश में, उससे ये बहुत नज़दीक है, इसलिए हमको ये साइज में बड़े दिखाई देते हैं। जबकि तारा इससे भी बहुत बड़ा है, लेकिन वो हम लोग को बहुत छोटा दिखाई देता है क्योंकि दूरी उसकी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। मतलब सूर्य के अनुसार आप देखिए कितना अंतर हुआ, वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर में था, ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, आप अंतर कर सकते हैं इस तरह। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और कुछ टॉपिक है। यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों पूरा करता है। कितने दिनों पूरा करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। दोनों चीज़ बराबर ही समय में पूरा करता है। अपने अक्ष पे चंद्रमा भी 27 दिनों पूरा करता है और 27 दिनों में वो पृथ्वी का भी चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड वो सतह ग्रह जो कहा जाता है वो भी होता है। चलिए वो अभी नहीं है, उतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, अभी बेसिक नॉलेज जान लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है? इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि चक्कर जो करते हैं इसके चलते उसका गति होते रहता है, इससे हमको एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर
छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। किस दिन देखा जा सकता है? पूर्णिमा के दिन देखा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं आगे क्या है। अगला टॉपिक है क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये कितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्षुद्र ग्रह किस ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। किस ग्रह के बीच पाए जाते हैं? मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, नहीं तो आप ध्यान से समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर सीरीज में एक क्वेश्चन बनेगा ही। ठीक है, तभी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। ठीक है, वैज्ञानिक क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि क्षुद्र ग्रह ग्रहों का ही एक भाग था। ठीक है, चलिए ठीक है, अब उल्का पिंड के बारे में पढ़ लेते हैं। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पत्थर के, वो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर मारते हैं, उसको हम उल्का पिंड कहते हैं। ओके, कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, मतलब वो गिरने वाले ही हैं ऐसे तरह लगते हैं। लेकिन क्या होता है, देखते हैं आगे। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। ठीक है, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। अगर कोई उल्कापिंड अच्छी तरह प्रकाश के घर्षण, वायु के घर्षण से अगर नहीं जला तो पृथ्वी पर गिरता है, तो जहाँ पर वो गिरेगा वहाँ पर वो गड्ढा कर देगा। ठीक है, क्या क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये बोल रहा है, किसके बारे में बताना चाह रहा है? आकाशगंगा के बारे में। ठीक है, ये जो चित्र दिया है आकाशगंगा का ही है। ये कैसे रास्ता है? फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह है ना। तो क्या बोल रहा है? ये लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा, मिल्की वे नाम से जाना जाता है, जिसे वो है। ठीक है, हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। किसका भाग है हमारा सौरमंडल? आकाशगंगा का एक भाग है। ठीक है, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। ठीक है, इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। किस कारण से पड़ा था? बहती नदी से इसकी कल्पना की गई थी, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। ठीक है, आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। समझ गए? लाखों जो क्या है यहाँ पर, क्या था पढ़े? लाखों तारों का समूह आकाशगंगा का निर्माण करती है और लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। समझ गए आप? और कुछ है, देख लेते हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार एवं संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट जितना भी था इसमें टॉपिक, मैंने उसको आज कंप्लीट कर दिया। और इसी तरह मैं अगला सीरीज में जारी रखूँगा, आप लोग का सपोर्ट रहा तो। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सीरीज में इसको हम सबमिट कर देंगे। ओके, थैंक यू।